आज हम मालगुडी डेज़ की अगली कहानी पढ़ेंगे। इंजन की समस्या, इंजन्स प्रॉब्लम। महाबातुनी कह रहा था, कुछ साल पहले हमारे कस्बे में एक शोमैन आया जो गेटीलैंड नामक एक संस्था को चलाता था। रातों रात वहाँ के जिम खाना क्लब में पोस्टर, झंडे और रंग बिरंगे रोशनी के बल्ब लग गए। तमाशा देखने जिले भर से लोग आने लगे। शुरू होने के एक हफ्ते बाद ही उन्हें हर रोज 500 रुपए की आमदनी होने लगी। इसमें तरह तरह के खेल, जादू और तमाशे दिखाए जाते थे। 2 आने का टिकट खरीदकर हम तोतों के करतब से लेकर मौत के कुएं में मोटरसाइकिल की गोल चक्कर देख सकते थे। इसके अलावा वहाँ तरह तरह की लॉटरी और गैलरी थी, जिनमें एक आना खर्च करके आप 100 रुपए तक के नाम जीत सकते थे। शो का एक कोना बहुत ज्यादा लोगों से भरा रहता था। यहाँ 8 आने का टिकट लेकर इंजन, तरह तरह की बड़ी चीजें जैसे पिन कुशन, सिलाई की मशीन, कैमरे और सड़क फूटने का इंजन तक इनाम में जीत सकते थे। एक दिन उन्होंने टिकट नंबर 1005, जिसका आधा हिस्सा मेरे पास था, इनाम की चीज़ों पर नज़र डालते हुए उन्होंने कहा कि सड़क का इंजन मुझे इनाम में मिला है। अब मुझसे यह पूछे कि इनामों में रोड इंजन जैसी चीज़ कैसे शामिल हो गई। ये बताने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, यह सुनकर मैं स्तब्ध हो गया। लोग मुझे कुछ ऐसे देखने लगे मानो मैं कोई जानवर हूँ। कई हंसकर कहने लगे, क्या करोगे इस रोड इंजन का? यह इनाम ऐसा नहीं था जिसे कोई खुद उठाकर घर ले जा सके। मैंने शोमैन से पूछा, इसे ले जाने में वह मेरी मदद करेगा क्या? जवाब देने की जगह उसने मुझे ऊपर टंगा एक नोटिस बोर्ड दिखाया, जिस पर लिखा था कि इनाम जीतने वाले सभी लोग अपने इनाम फौरन खुद ही इंतजाम करके उठा ले जाए। लेकिन मेरे इस मामले में वे थोड़ी सुविधा देने के लिए तैयार थे। शो चलने के दिनों में वे इसे जिमखाना क्लब में ही रखे रहने को तैयार थे। इसके बाद मैं इसे ले जा सकूंगा। मैंने जब शोमैन से पूछा कि इसे ले जाने के लिए क्या वे ड्राइवर दे सकेंगे, वह हंसने लगा और बोला, जो आदमी से यहाँ लाया था उसे हर रोज के 5 रुपए और इसके अलावा 100 रुपए देने पड़े। उसने उसे मैंने वापस भेज दिया और तय कर लिया कि अगर कोई उसे चला नहीं सकता तो इसे अपने भाग्य पर छोड़ दूंगा। ये नई चीज़ है, इसलिए मैं इसे लाया था। मैं ही जानता हूँ इसके कारण मैंने कितनी परेशानी उठाई है। मैं इसे किसी म्यूनिसिपैलिटी को नहीं बेच सकता था, मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, शोमैन होने के नाते मुझे म्यूनिसिपैलिटी के लोगों से बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है। मैं इनसे दूर रहना ही पसंद करता हूँ। मेरे दोस्त और परिचित आ आकर इस इनाम के लिए मुझे बधाइयाँ देने लगे। यह कोई नहीं जानता था कि इस इंजन से कितना पैसा मिलेगा, लेकिन सभी कहते थे कि इसकी कीमत बहुत होनी चाहिए। इसमें लगा लोहा ही बेचोगे तो हजारों में बिकेगा। कई दोस्त बार बार यह कहते कि रोज मैं जिमखाना क्लब का चक्कर लगाता और इंजन को देख लेता था। मुझे यह बहुत अच्छा लगने लगा था। तांबे से बने इसके हिस्से चमकते हुए बहुत सुंदर लगते थे। मैं पास होकर प्यार से इसे थपथपाता, इसके इर्द गिर्द घूमता और शाम को शो खत्म होने के बाद घर लौट आता। मैं गरीब था इसलिए सोचता था कि इससे मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। मैं कितना नादान था, नहीं जानता था कि इससे तो समस्याओं की शुरुआत हुई है। जब शोमैन का शो खत्म हो गया तो वह अपना सामान उठाकर चला गया। म्यूनिसिपैलिटी से मेरे पास चिट्ठी आई कि अपने इंजन को यहाँ से उठा लूँ। दूसरे दिन मैं वहाँ गया तो इंजन अकेला था। आसपास कोई नहीं था। चारों तरफ जमीन पर कूड़ा करकट बिखर रहा था। लेकिन अकेला होने पर भी यह बिल्कुल सुरक्षित था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या करूँ, इसलिए कई दिन तक इसे वहीं खड़ा रहने दिया। म्यूनिसिपैलिटी ने अब मुझे नोटिस भेजा कि इसे जल्द से जल्द जिमखाने के मैदान से हटा लूँ, नहीं तो किराया वसूल किया जाएगा। गहराई से सोच विचार करने के बाद मैंने किराए की बात मान ली और 10 रुपए हर महीने के हिसाब से 3 महीने तक किराया देता रहा। मैं गरीब आदमी हूँ और जिस घर में मैं अपनी बीवी के साथ रहता था उसका किराया भी 4 रुपए महीने ही था। इस हालत में 10 रुपए महीने चुकाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसके लिए मुझे अपने बजट में काफ़ी कमी करनी पड़ी। एक आध बार बीवी का जेवर भी गिरवी रखना पड़ा। बीवी हर रोज मुझसे पूछती थी कि इनाम का क्या करोगे, कैसे करोगे, और मैं कोई जवाब नहीं दे पाता था। मैं बाजार जाता और हर किसी से इसे खरीदने की बात करता। किसी ने सुझाया कि कॉस्मोपॉलिटन क्लब का सेक्रेटरी इसे खरीद सकता है। मैं उससे मिला तो वह हंसने लगा और बोला कि मैं इसका क्या करूँगा। मैं बोला, आपके यहाँ टेनिस कोर्ट है जिसका मैदान यह रोज समतल कर सकता है।
मैं यह काफ़ी सस्ते में दे दूँगा। लेकिन बात पूरी करने से पहले ही मैंने महसूस कर लिया कि मैंने बेवकूफ़ी की बात कही है। किसी ने कहा तुम म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन से मिलो, वह इसका उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी सोचने के बाद एक दिन मैं उनसे मिलने गया। कोट के बटन सही ढंग से लगाकर मैं उनके कमरे में घुस गया और अपनी बात कही। मैं इसे एकदम सस्ते में दे देने को तैयार था। मैंने बड़े जोर शोर से शहर के लिए उनके कर्तव्यों पर प्रकाश डाला, लेकिन शीघ्र ही समझ आ गया कि यह काम संभव नहीं। इंजन बच्चों को खेलने के लिए दे देना ज़्यादा आसान है। जिमखाना मैदान में इंजन का किराया देने में मेरा दिवाला निकला जा रहा था। मैं सोचता था कि किसी दिन इतना ज़्यादा पैसा इसे बेचने से मुझे मिल जाएगा कि यह सब भरपाई मैं कर सकूंगा। अब इस मैदान में पशु पशु प्रदर्शनी होने की घोषणा कर दी गई और मेरी समस्या फिर खड़ी हो गई। मुझसे कहा कि 24 घंटे के अंदर इसे वहां से हटा ले। प्रदर्शनी एक हफ्ते बाद शुरू होनी थी और इसका इंतजाम करने लोग पहले आ रहे थे। उनकी मांग थी कि इंजन को तुरंत हटवा लिया जाए। मैं बेहद परेशान हो उठा। 50 मील के इलाके में कोई आदमी ऐसा नहीं था जो इंजन के बारे में कुछ राय दे सके। सड़क से गुजरते हर बस ड्राइवर से मैं बात करता, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। मैं स्टेशन मास्टर से भी मिला कि वह मालगाड़ी के ड्राइवर से यह काम करा दे, लेकिन इस ड्राइवर ने कहा उसे देखने के लिए अपना ही इंजन काफ़ी है और बीच में किसी स्टेशन पर रुककर वह यह काम कैसे कर सकता है। इस बीच म्यूनिसिपैलिटी का दबाव जारी था। मैं विचार करता रहा। मंदिर के पुजारी से मिलने का फैसला किया कि वह मंदिर के हाथी की सहायता से इस इंजन को हटवा दे। उसने मेरी बात मान ली। फिर मैंने 50 कुली किराए पर लिए जो इंजन को पीछे से धकेलते। आप सोच सकते हैं कि इसमें मेरा कितना पैसा लगा होगा। हर कुली को एक दिन के 8 आने देने थे। हाथी का किराया 7 रुपये रोज का था। उसे इसके साथ खिलाना पिलाना भी था। मेरी योजना थी कि इंजन को जिमखाना मैदान से निकालकर सड़क पर थोड़ी दूर एक मैदान तक ले जाऊं, जिसका मालिक मेरा एक दोस्त है। वहां मैं 2 महीने भी इंजन को खड़ा रख सकता था। इसके बाद मैं मद्रास जाकर इसका सौदा करना चाहता था। इसी के साथ मैंने जोसेफ नामक एक नौकरी से निकाले बस ड्राइवर की भी सहायता ली। उसने कहा कि वह सड़क इंजन के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर उसे सड़क पर किसी तरह चलाए रखा जाए तो वह उसे मैदान में पहुंचाकर खड़ा कर देगा। यह मजेदार दृश्य था। मजबूत रस्सों से बंधा हुआ हाथी इंजन को खींचता हुआ, पीछे से 50 तगड़े मजदूर उसे धक्के लगाते और भीतर बैठा जोसेफ उसे चलाने की कोशिश करता। भारी भीड़ जुट आई और यह तमाशा देखने लगी। इंजन सरकने लगा। यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। जब यह जिम खाने से निकलकर सड़क पर पहुंचा, तो इसका व्यवहार बदल गया। आगे सड़क पर सीधा चलने के बजाय अब इसने टेढ़े-मेढ़े होकर चलना शुरू किया और यह अब उछलने भी लगा था। हाथी से एक तरफ खींचता, जोसेफ यह जाने बिना कि किधर जाना है, पहियों को सारा जोर लगाकर घुमाने में लगा था। पीछे धक्के लगाते 50 कुली भी जिधर समझ में आता उधर धकेलने में लगे थे। इस अगल-बगल उल्टी-सीधी धक्केबाजी में इंजन जिस मैदान में उसे जाना था वहां न जाकर दूसरी तरफ खड़ी एक चारदीवारी से टकरा गया और उसका काफी हिस्सा तोड़ डाला। यह देखकर भीड़ ने एक लंबी चीख मारी। भीड़ के व्यवहार से परेशान हाथी जोर से चिंगाड़ा और रस्सा तोड़कर अलग हो गया। वह भी दीवार से जा टकराया और उसका दूसरा हिस्सा भी ध्वस्त कर दिया। 50 कुली डरकर भाग निकले। भीड़ भी उपद्रव मचाने लगी। किसी ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। यह दीवार का मालिक था। थोड़ी देर में पुलिस वहां आ गई और मुझे पकड़कर ले गई। मैं जब हवालात से बाहर आया, मेरे सामने ये बहुत से कामों की सूची पकड़ा दी गई। पहला, दीवार का जो हिस्सा टूट गया था उसे बनवाना। दूसरा, जो 50 कुली भाग गए थे उनको पैसे देना, यद्यपि उन्होंने यह नहीं बताया कि काम न करने पर भी उन्हें पैसे क्यों दिए जाए। तीसरा, इंजन चलाने के लिए जोसेफ की फीस देनी थी। और चौथा, दीवार में टकराने से हाथी को जो चोट लग गई थी उसकी इलाज के लिए पैसे देना। यद्यपि मंदिर के मालिकों ने मेरी यह बात नहीं सुनी कि हाथी को दीवार तोड़ने के लिए नहीं लाया गया था। पांचवी, इंजन को यहाँ से हटाकर उसकी सही जगह पहुंचाना। भाइयों, मैं सचमुच गरीब आदमी था। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा। बीवी के पास गया तो वह पूछने लगी, तुम्हारे बारे में यह सब क्या सुन रही हूँ मैं। मैंने विस्तार से उसे अपनी समस्याएं बताई। वह सोचने लगी कि कहीं मैं उससे दूसरे जेवरों की मांग तो नहीं कर बैठूंगा।
इसलिए पहले तो वह ज़ोर से चिल्लाई, फिर रोने लगी और बोली कि मैं पिताजी को खत लिख दूँगी और वे आकर मुझे ले जाएँगे। मैं लाचार हो उठा। लोग रास्ते में मुझे मिलते तो देखकर मुस्कुराते। मैं गहराई से यह सोचने लगा कि अपने गाँव क्यों न चला जाऊँ। मैंने बीवी को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वह पिताजी को ज़रूर पत्र लिखे, जिससे गाँव जाने के लिए मेरा रास्ता साफ हो जाए। मेरी यह योजना कोई नहीं जान पाएगा। मैं लेनदारों को चकमा देकर चुपचाप एक रात यहाँ से निकल जाऊँगा। तभी एक स्वामी जी के रूप में मुझे अचानक कहीं से सहायता प्राप्त हुई। एक शाम म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में शहर के छोटे से टाउन हॉल में स्वामी जी का कार्यक्रम हुआ। इसमें स्वामी जी ने योग की शक्ति का तरह तरह से प्रदर्शन किया। हॉल खचाखच भरा था और लोग चकित होकर यह सब प्रदर्शन देख रहे थे। मैं गैलरी में बैठा था। स्वामी जी ने शीशे का बर्तन तोड़ा और टुकड़े चबाकर दिखाए। फिर वे कीले लगे तख्ते पर लेट गए। इसके बाद तरह तरह के जहर खा लिए। फिर गरम लोहे की सलाखों को जीभ से चाटा। लोहे की कीलें दांतों से चबाकर निगल ली। दिल की धड़कन रोक ली और जमीन में गड्ढा खुदवाकर उसमें जा बैठे। ऊपर से मिट्टी डलवा ली। हम सब आंखें फाड़े ये सब करतब देखते रहे। इसके बाद उसने एक भाषण दिया और बताया कि वह अपने गुरु का संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए यह करतब दिखाता है। उसने कहा कि इससे उसे संतोष के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। इसके बाद उसने घोषणा की कि अब वह अपने कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन प्रस्तुत करेगा। इसके बाद उसने चेयरमैन की तरफ देखकर कहा, आपके पास कोई सड़क इंजन है? इसे मैं अपनी छाती पर चलाकर दिखाऊंगा। चेयरमैन यह सुनकर जरा शर्माया और कहने लगा, नहीं, हमारे पास रोड इंजन नहीं है। स्वामी जी जोर देकर स्वामी जी ने जोर देकर कहा, मुझे रोड इंजन जरूर चाहिए। चेयरमैन ने उसे यह कहकर फुसलाना चाहा, उसके लिए ड्राइवर भी नहीं है। स्वामी ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मेरा असिस्टेंट सब तरह की गाड़ियाँ चला सकता है। यह सुनते ही मैं गैलरी में खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाकर बोला, रोड इंजन आप इनसे मत मांगिए, मुझसे मांगिए। मिनट भर में मैं मंच पर जा पहुंचा और इस आग खाने वाले की तरह महत्वपूर्ण आदमी बन गया। भीड़ तालियां बजाने लगी जिससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। चेयरमैन मुझसे मेरे पीछे पड़ गए। तय हुआ कि रोड इंजन देने के बदले उनका आदमी उसे वहां पहुंचा देगा जहां मैं चाहता हूँ। मैंने यह भी सोचा कि इसका कुछ पैसा भी वसूल कर लूं, लेकिन जो आदमी ये सब काम बिना कुछ लिए कर रहा है उससे पैसा मांगना मुझे अच्छा नहीं लगा। शीघ्र ही सारी भीड़ हॉल से बाहर निकलकर जिमखाना के मैदान में जा खड़ी हुई, जहां यह करतब दिखाया जाना था। स्वामी का असिस्टेंट सब तरह की गाड़ियां इंजन चलाने में माहिर था। जरा सी देर में मेरा रोड जरा सी देर में मेरा रोड इंजन खड़खड़ करता वहां पहुंच गया। ये दृश्य देखने लायक था। स्वामी जी ने दो तकिए मंगवाए, एक अपने सिर के नीचे और दूसरा पैर के नीचे रखा। फिर उन्होंने किस प्रकार इंजन उनके शरीर के ऊपर चलाया जाएगा ये आदेश विस्तार से दिए। उन्होंने अपनी छाती पर खड़िया मिट्टी से एक निशान बनाया और कहा कि इंजन ठीक इसी तरह इसी जगह से गुजरना चाहिए, इसके एक इंच भी इधर या उधर नहीं। इंजन से फिस फिस की आवाज़ निकली और वह इंतजार करने लगा। लोग यह देखकर दुखी होने लगे। वे सोचने लगे कि यह करना ठीक नहीं है। अब स्वामी जी तकिए पर लेट गए और बोले, जब मैं ओम कहूँ इंजन चला देना। फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। लोग तनाव में भरे देखते रहे। मैं बड़े ध्यान से यह सब देख रहा था। आखिरकार अब मेरा रोड इंजन चलने वाला था। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर हाथ में भूरा लिफाफा लिए भीड़ में दाखिल हुआ। उसने हाथ उठाकर स्वामी जी के असिस्टेंट को इशारा किया और बोला, मुझे अफसोस है लेकिन आपको यह करने की इजाज़त नहीं है। मजिस्ट्रेट साहब ने हुक्म जारी किया है कि यह करतब नहीं दिखाया जा सकता। स्वामी जी उठे। लोगों में सनसनी फैल गई थी। उन्होंने गुस्से में भरकर कहा, मैं यह क्रिया सैकड़ों जगह दिखा चुका हूँ और कहीं मुझे रोका नहीं गया है। मैं जो भी करना चाहता हूँ वह सब करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं योग की सब क्रियाएं देश भर के लोगों को दिखाऊं। आप मुझे रोकने वाले कौन होते हैं? मजिस्ट्रेट साहब यह आज्ञा दे सकते हैं। यह कहते हुए इंस्पेक्टर ने ऑर्डर का कागज सामने कर दिया। उसको या आपको इस तरह दूसरों के कामों में दखल देने का क्या अधिकार है? यह सब मैं नहीं जानता। मैं मजिस्ट्रेट के हुक्म का पालन कर रहा हूँ। वह आपको पोटेशियम साइनाइड खाने और सीने पर इंजन चलाने के अलावा और सब क्रियाएं करने की आज्ञा देते हैं।
हमारे क्षेत्र से बाहर आप ये किराए भी दिखा सकते हैं। स्वामी जी क्रोध में पागल होते हुए कहते हैं, मैं इसी क्षण इस पापी नगर से बाहर चला जाऊंगा। और उनके असिस्टेंट भी उनके साथ ही जाने लगता है। मैंने दौड़कर असिस्टेंट का हाथ पकड़ा और कहा, तुम इसे यहाँ तक लाए हो, अब इसे मैदान तक तो पहुंचा दो। उसने अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया और बोला, मेरे गुरु इतने नाराज है, अब तुम मुझसे कुछ भी करने के लिए कैसे कह सकते हो। वह चल पड़ा। मैंने कहा, तुम इसे गुरु की छाती के अलावा और कहीं नहीं चला सकते। अब मैंने इंजन को उसके भाग्य पर छोड़कर दो एक दिन में गांव चले जाने की योजना बनाई। आखिरकार प्रकृति स्वयं मेरी मदद के लिए आगे आई। आप लोगों ने उस साल आए भयंकर भूकंप के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसने उत्तर भारत के कई शहरों को तहस नहस कर दिया था। हमारे कस्बे में भी उसने कुछ कर दिखाया। रात को जब हम सब चारपाइयों से नीचे आ गिरे, दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी थी। दूसरे दिन शहर छोड़ने से पहले मैंने सोचा कि एक बार फिर इंजन को देखता चलूं। मैं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर सका। इंजन वहां से गायब था। मैंने चारों तरफ नजर डाली और शोर मचाया। लोग उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ गए। इंजन मैदान के एक बेकार कुएं में उल्टा होकर पड़ा था। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि अब कोई परेशानी पैदा ना हो। लेकिन मकान का मालिक बाहर आया और यह घटना देखकर दुखी होने के बजाय हंसने लगा। मुझे देखकर बोला, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। इस कुएं में शहर का सबसे गंदा पानी इकट्ठा होता है और म्यूनिसिपैलिटी हर हफ्ते मुझे नोटिस भेज रही थी, इसे बंद कराओ। इसमें बहुत खर्चा आता, जिससे मैं डर रहा था। तुम्हारे इंजन ने डांट की तरह कुआं बंद कर दिया है, इसे यूं ही रहने दो। लेकिन 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 कुछ नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ सब शिकायतें वापस ले लूंगा और टूटी दीवार भी खुद बनवा लूंगा। लेकिन यह तो काफी नहीं है। मैंने उसे वे सब खर्चे भी गिना दिए जो इंजन के कारण हुए थे। उसने वह सभी भी भरने का वादा किया। कुछ महीने बाद जब मैं फिर से वहां से गुजरा, उस कुएं पर मैंने नजर डाली। उसका मुंह सीमेंट से बंद था। मैंने संतोष की सांस ली और आगे बढ़ गया।